वेलकम मित्रों, आज हम लोग टीजीटी साइंस 2021 के सलूशन को देखने चल रहे हैं। ये पेपर आज 7 अगस्त 2021 को हुआ है। बहुत बेसब्री से इस पेपर के सलूशन का सभी को इंतज़ार है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं, देखते हैं इस आंसर को जल्दी। तो हम लोगों के पास आज ये बुकलेट है। ये बुकलेट का सीरीज डी है और कोड है TG01। टीजीटी साइंस का ये पेपर है। आज 7 अगस्त 2021 को ये पेपर हुआ है और टीजीटी साइंस का ही ये पेपर है। आज इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करने चल रहे हैं। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, ये हमारी सीरीज है, खुल गई है। जो आपका यहाँ पहला प्रश्न है, ये है पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं। द रेजिस्टेंस इन द पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड ऑफ। तो जो रेजिस्टेंस में बने होते हैं वो मैग्नीन के बने होते हैं। रेजिस्टेंस वायर मैग्नीन का बना हुआ तो है, ये है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, रेडियोधर्मी पदार्थ की जो अर्ध आयु का समीकरण है वो क्या है। हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, तो टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, ये है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 वाट rises the temperature of 5 kg of liquid from 25 to 31 degree Celsius in 2 minutes. What is the heat capacity of the liquid? तो यहाँ हीट कैपेसिटी को निकालना है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न ये बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 2 × 10⁴ जूल पर डिग्री सेल्सियस है। बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छी हाइट का प्रश्न है। यही प्रश्न आपको कम से कम 10,000 लोगों से ऊपर ले जाएगा अगर आपने इसको सही किया होगा तो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग इसको नहीं कर पाएंगे, जो टॉपर होंगे वो इसको कर पाए होंगे। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अगर आपका तुक्का भी लग गया होगा तो बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम डिटेल्ड जो सलूशन है वो फिर एक वीडियो के द्वारा बना देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ केवल फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए आप किसी और वीडियो को आप चेक करिएगा। केवल फिजिक्स के क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो फिजिक्स में उन्हीं क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं जो आपके सही होंगे, और कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं बताएंगे जिसका आंसर हमको कंफर्म नहीं है या मैं उसमें संशय व्यक्त कर दूंगा। लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो पूरी तरह से 100% एक्यूरेट हैं, करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज नॉट यूज्ड। सेविंग ग्लास कॉनकेव मिरर होता है। रिफ्लेक्टर इन सर्च हाईलाइट्स, यहाँ भी कॉनकेव मिरर होता है। एग्जामिनेशन इन इंटरनल पार्ट्स ऑफ ईयर, यहाँ भी कॉनकेव मिरर का काम होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को बड़ी बना देता है। तो रियर व्यू मिरर इन कार में जो रियर व्यू मिरर होते हैं इनका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, और फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है और इमेज छोटी बनती है। इमेज जो होती है, जैसे अगर कोई पीछे गाड़ी आ रही तो उसकी इमेज छोटी बनती है। तो इमेज छोटी बनाने के लिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर नहीं होता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसका नीचे आपका आ रहा है, ये है 4 बल दिए गए हैं, गिवन 4 फोर्सेज, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऑल बिल्कुल नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेज में आते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसफार्मर का है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर दिया है 100 टन इन प्राइमरी एंड 10 सेकेंडरी। यहाँ पर निकाल दिया है हमने। आंसर नंबर बी आएगा। आप इसको ध्यान में रखिए, केवल आंसर मिलाइए, डिटेल्ड हम वीडियो बाद में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स एन एनोड इन द लेक्लांचे सेल। यहाँ पर कार्बन रॉड होगा, कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये एक मर्करी थर्मामीटर का वो क्वेश्चन है जिसमें कि ख़राब थर्मामीटर होता है, ख़राब थर्मामीटर पे 45वें निशान पर है, तो सही टेम्परेचर क्या होगा, ऐसा ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छी हाइट का ये प्रश्न है, और यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा 50 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन जो है
ये केमिस्ट्री का है, इसको हम नहीं टच कर रहे हैं। फिर से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बीटा डीके का क्वेश्चन है। बीटा डीके जब उत्सर्जित होती है तो हमेशा रट लीजिए, बीटा डीके जब होता है तो उसमें केवल एटॉमिक नंबर बदलता है, यानी कि प्रोटॉनों का चेंज होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो जोड़ होता है, यानी कि मास नंबर वो नहीं बदलता है, केवल एटॉमिक नंबर बदलता है। यानी आइसोबार मिलते हैं, बीटा डीके में आइसोबार मिलते हैं, बीटा डीके में आइसोबार मिलते हैं, रट लीजिए। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट। तो यहाँ पर डायमंड, ग्रेफाइट ये कार्बन होता है, ओजोन जो है O3 है, सिंगल एलिमेंट है। यहाँ सिलिका है, सिलिका जो होता है SiO2 होता है, तो ये हमारा कंपाउंड है, ये हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कि डिटेल्ड जब हम करेंगे डिटेलिंग तब इस पर हम आगे आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है, ये थोड़ा से कठिन क्वेश्चन में है। ये सब आपके मेरिट वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये सब क्वेश्चन वही जो कर पाए होंगे वो थोड़ा से बाकी लोगों से बहुत तेज़ी से स्विच कर पाएंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ एक लाइन में ही पार्टिकल चल रहा है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है सिस्टम का। तो जब कोई रोटेशनल मोशन कोई चीज़ नहीं करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का 0 होता है। तो यहाँ पर 0 आंसर आएगा आपका, इसमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट किया गया है, लग रहा है बहुत कठिन है, और कठिन है भी, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना है। बेसिक चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो आप कर पाएंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में कॉमन है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर हो जाते हैं तो वो टेम्परेचर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ है, पी-एन जंक्शन को अगर रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लेशन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द डिप्लेशन लेयर व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड। तो रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो होती है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जो 10 सेंटीमीटर रेडियस की है। ये भी बहुत अच्छी हाइट का प्रश्न है। तो पिछली बार की तुलना में ये पेपर थोड़ा सा टिपिकल है। अभी हम इसको रिव्यू और करेंगे और हम बताएंगे कि कितने तक आपकी मेरिट जाएगी। तो इसके लिए हमारे वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिएगा, आपको वो जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सी रिसर्च की ज़रूरत है, रिसर्च करके हम बताएंगे कि क्या आपको कितने तक आप सेलेक्ट हो सकते हो। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी टेस्ट, ये भी अच्छी हाइट का है, सभी नहीं कर पाएंगे। जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे उन्हीं को ये क्वेश्चन आएगा, सामान्य बच्चे के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर स्टीफन का लॉ लगेगा, E = सिग्मा T की पावर 4, और E जो होता है ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर आ जाएगी। तो पहले E निकाल लिया है हमने और उसके बाद E को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया है, तब हमारा जो आएगा 230.73 वाट आया है, यानी कि 231 वाट का राउंड फिगर में हमारी वैल्यू ये आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन पूरा हल है, नीचे आप लोग चेक कर सकते हो। कुछ और चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन भी एक अच्छी हाइट का है। थोड़ा से इस बार के पेपर में ख़ास बात है कि इसने थर्मोमेट्री को ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। थर्मोमेट्री यानी कि कैलोरीमेट्री वाले पोर्शन को इसने ज़्यादा दिया है, और बर्नौली थ्योरम, हाइड्रोडायनामिक्स, ये सब कट गया है। लगभग इनमें से क्वेश्चन आए ही नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट छोड़ दिया है, तो कई चीज़ों को हटाया है। तो ये जो पेपर बंदा बनाया है वो थोड़ा से मैकेनिक्स का आदमी लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न को जब हम डिटेलिंग करेंगे तो बताएंगे कि इस प्रश्न की क्या खूबसूरती है। तो ये प्रश्न में जो आंसर आएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। सभी लोग ध्यान दें, और डिटेल जिनमें भी डिटेलिंग में दिक्कत है तो कमेंट करके हमको बताएं, हम इसकी डिटेल अच्छे से आपको भेजेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये ऐसा प्रश्न है कि ये बनाया गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस पर बहुत पुराने कंसेप्ट का यूज हो रहा है और यहाँ पर कोई भी बॉडी को टारगेट की गई, एक बंदर गिर रहा है या गोली भी उसी तरफ दागी जा रही है, तो दोनों अगर एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे तभी वो बंदर या सेब पर गोली लगेगी। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गिरती हुई फॉलिंग बॉडी के एक्सेलरेशन बराबर होंगे तभी वो एक दूसरे को हिट कर पाएंगे। तो एक्सेलरेशन इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा। यहाँ कहा गया है इन प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। तो क्या है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा होल से ज़्यादा होती है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं और होल्स का जो फ्लो होता है वो अल्टीमेटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर होता है। अगर कोई और ऑप्शन चेन बोर्ड की साइड पर आता है तो आप लोग इसको चैलेंज कर लीजिएगा। ओनली इलेक्ट्रॉन्स हैव हायर मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक पर्सन है 2 मीटर की हाइट का है वो और एक मिरर के सामने खड़ा है, प्लेन मिरर है। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वर्टिकल हाइट ऑफ द मिरर सो ही कैन सी हिज फुल इमेज। तो फुल इमेज को देखने के लिए सभी लोग को पता है कि अपनी हाइट के आधे के बराबर की हाइट की ज़रूरत पड़ती है अगर पूरी इमेज देखना है। तो यहाँ आंसर होगा बी यानी 1 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 31 है। थोड़ा सा ये फिजिक्स केमिस्ट्री में एक ओवरलैपिंग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है। बोहर मॉडल जो है एक्सप्लेन करने में असफल रहा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को, बिल्कुल सही। बोहर मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के एटम को के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है। बोहर एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। तो जीमन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में स्पेक्ट्रम की लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को जीमन इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बचा यही चौथा ही। तो इसमें लिखा है एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। कोई भी यह मॉडल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव दोनों तरह से ट्रीट करता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा बोहर के मॉडल में कुछ भी नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट ऑप्शन के तौर पर है क्योंकि इनकरेक्ट को ही हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते रखे हैं, उनके बीच एक बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है। तो कितने प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। तो n का फार्मूला है n = 360/60 - 1। तो ये हो जाएगा 6 - 1 यानी 5 इमेज। तो 36 का जो हमारा आंसर होगा वो 5 होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें जो लगा है वो थोड़ा सा गलत लगा है। तो इफ़ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशन इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको जब हल करेंगे तो F × T आएगा और आप अगर थोड़ा सा कोई दिमाग लगाएगा तो ये F × T ही इम्पल्स होता है, आवेग होता है। आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल, ठीक है ना। तो यहाँ वेलोसिटी के टर्म में नहीं आएगा F × T, वेलोसिटी की जो पावर आएगी वो 0 आएगी। तो F × T यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अगेन ये एक बड़ा टेक्निकल प्रश्न है। पार्टिकल की वेलोसिटी है सर्कुलर पार्टिकल पे v = 3t। यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी है और t बराबर 5 सेकेंड पर यहाँ वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और उस समय जो एक्सेलरेशन होगा a = v²/r हो जाएगा।
और 225/0.3 आएगा, 750 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। रेडियल एक्सेलरेशन को ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो थोड़ा से बेवकूफ़ ज़रूर बनाया गया है रेडियल कहकर, और यहाँ से दिक्कत हो सकती थी बच्चों को, तो हो सकता है वो गड़बड़ कर दिए हों, लेकिन होना यही होगा यही। क्वेश्चन नंबर 45 है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या है? विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोज इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो पोलराइजेशन का नेचर होता है। पोलराइजेशन हमेशा उन्हीं वेव का होता है जो ट्रांसवर्स होती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ट्रांसवर्स वेव, ये याद रखेंगे। 45 का डी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, यह क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। यह क्वेश्चन आपका एक तरह से रॉन्ग फॉर्मेटिंग है। द टेम्परेचर स्केल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस इज़। तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। तो कोई भी पैमाना कोई ना कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करता है। जैसे मरकरी अगर है, मरकरी थर्मामीटर है, तो इसमें मरकरी जो होता है वो टेम्परेचर पाकर फैलता है। तो मरकरी की जो लेंथ होती है वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडिंग प्रॉपर्टी है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ये 4 तरह की स्केल होती हैं, और चारों में ही इनमें 3 में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों में मरकरी का यूज होता है। और र्यूमर स्केल जो होती है इसमें अल्कोहल का यूज होता है। तो हमारे हिसाब से हो सकता है ये कह रहा हो कि किस में मरकरी का यूज होता है और किस में मरकरी का यूज नहीं होता है। ऐसा अगर मान के करेगा तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चयन बोर्ड का आंसर आने का इंतज़ार हम लोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी का सही नहीं हो तो इस क्वेश्चन को आप रिव्यू में डालकर चैलेंज कर सकते हैं। चयन बोर्ड पर साइट खुलेगी चैलेंज के लिए, इसको आप चैलेंज कर लीजिएगा। कोई बहुत बेहतर क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि ये फॉर्म हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू में डालेंगे। और हमारे हिसाब से ये र्यूमर स्केल होना चाहिए। इसमें अल्कोहल का यूज होता है, बाकी सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, इनमें हम लोग मरकरी का यूज करते हैं। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हर एक में यूज करते हैं। वहाँ अल्कोहल की लेंथ बढ़ती है, यहाँ मरकरी की लेंथ बढ़ती है। तो ऐसा थोड़ा समझ से परे है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो किसी इस टेम्परेचर स्केल में प्रॉपर्टीज जो होती है सब्सटेंस की इंडिपेंडेंट होती है। तो ये थोड़ा से कम क्लियर क्वेश्चन है। चलिए, अगर किसी को आता है तो वो कमेंट करके हमारे को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पोटेंशियोमीटर का बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छी हाइट का प्रश्न है। वास्तव में पीजीटी का प्रश्न है, टीजीटी में दिया गया है। तो आप जान सकते हैं कि आपकी बात जो पेपर का स्तर है वो बड़ा ऊंचा दिया गया है। आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से आप इसको मेरिट डाउन जाने की उम्मीद इसलिए लग रही है क्योंकि अच्छी हाइट के प्रश्न हैं। इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमने हल तो कर ही दिया है। यहाँ पर कहा गया है ई इन मिली वोल्ट। यह देखने पर जो ई का मान मिली वोल्ट में पूछा गया है तो ये आता है 12 × 10 की पावर, यहाँ पे हमने हल कर दिया है ये। तो 12 × 10 की पावर -3 वोल्ट आता है, तो ये 12 मिली वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो सभी लोग ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें और पाज करके देखें स्क्रीन को। ये हमने इसको हल किया है, आप इसको चेक कर सकते हो। लेकिन बाद में अभी डिटेल्ड में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन को लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेनिट्रेटिंग पावर का वेरिएशन दिखाना है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा की होती है, उससे कम बीटा की, उससे कम अल्फ़ा की। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, अगेन ये थोड़ा से आड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं, इसलिए हम कभी इसमें हम कंफर्म आंसर आपको नहीं बताएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा से ध्यान देंगे, थोड़ा से हम डिटेलिंग कर दे रहे हैं। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 10 सेकेंड, ए सिंगल न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट विल डिके। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके की हाफ लाइफ जो है वो 10 सेकंड है और एक सिंगल न्यूक्लियस को डिके होने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? वो एग्जैक्ट 10 सेकंड लगेगा
लेस देन 10 सेकेंड लगेगा, ओनली आफ्टर 10 सेकेंड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पर एक इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि एक सिंगल न्यूक्लियस को डिके होने में, यहाँ पर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड भी हम कह सकते हैं, और एक एग्जैक्टली 10 सेकंड भी यहाँ पे आंसर की पॉसिबिलिटी इसलिए बनती है। मान लीजिए कि कोई भी 2 न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई अगर है तो इसको आधा होने पे यानी 2 से ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना डिके हुआ, 1 डिके हुआ। तो एक न्यूक्लियस को डिके होने पे 2 से अगर 1 हो रहा है तो 2 से 1 होने में कितना सेकंड लगेगा, तब तो हाफ लाइफ लगेगा, तो टी हाफ होगा, और टी हाफ कितना है, एग्जैक्ट 10 सेकेंड। तो एक न्यूक्लियस को अगर डिके होना है तो ये लग सकता है, लेकिन ये क्या है, ये जैसे पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वाले, तो वहाँ ये इस हिसाब से काम कर रहा है कि ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 10 सेकेंड, ए सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट विल डिके। तो सिंगल न्यूक्लियस डिके होगा तो क्या होगा, 2 अगर है, अब यहाँ मानना पड़ेगा कि पहले अगर 2 है, 2 से 1 होगा तभी 1 होगा, लेकिन अगर 4 से होगा तो 4 से 2 होने में भी ये वही लगेगा 10 सेकेंड। तो यहाँ पे मामला इस तरह से फंसने लगता है कि 4 से 2 होगा, फिर 2 से 1 होगा, तो सिंगल न्यूक्लियस डिके होने में यानी कि 2 से 1 होने में है, यहाँ पर डिके जो हो रहा है एक न्यूक्लियस का हो रहा है, 2 न्यूक्लियस था, अब एक ही न्यूक्लियस बचा, एक डिके हो गया। तो यहाँ पर हमें 2 आंसर मिल रहे हैं, एक क्या, एग्जैक्टली 10 सेकेंड, और एक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है ना, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस का जो वो होगा वो कितने टाइम में होगा, उसके लिए हमें टोटल टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें जो लग रहा है कि यहाँ पे ये बी ऑप्शन इन्होंने सही माना होगा। आप लोग बी को मानकर चलिए अभी, कैन नॉट, क्योंकि ये हमें पीसीएस का थोड़ा से कहीं से इन्होंने उठा लिया है कोई क्वेश्चन, और वही हमें ये दिखता है, ठीक, जहाँ इन्हें जनरल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल 49 का क्वेश्चन हम रिव्यू में रखेंगे। किसी को अगर ये इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पता होंगी तो हमको आप कमेंट में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग SHM ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड a पीरियड t, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट t/8। तो t/8 पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमने ऊपर निकाल दिया है, t/8 पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है a/√2 होता है, और a/√2 डिस्टेंस पर u और k का जब रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। 51 क्या है, विच मिरर इज बेस्ट सूटेड फॉर फोकस पैरेलल रे टू ए पॉइंट। तो यहाँ पर स्फेरिकल कॉनकेव मिरर हम लोग लेंगे। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ, तो ये स्टीफन का लॉ से डिराइव किया जाता है न्यूटन्स लॉ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी में हमने इसको बार बार बताया है कि कोई भी लेंस अगर कांच का है और वह पानी में डुबोया जाता है तो फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाती है, बढ़ती तो है ही, 4 गुनी हो जाती है। पहले 10 सेंटीमीटर थी, 4 गुनी कर दो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है वो प्रश्न जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, 54 है। इसकी सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज ज़रूर करिएगा अगर ये आपके हिसाब से नहीं आता है तो, ठीक है ना। अगर तुम्हारा सही है तो चुपचाप बैठो, नहीं सही है तो क्वेश्चन को कट करने का प्रयास करो। इन द सर्किट बिलो बैटरी बी हैज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर करंट आई टू बी मैक्सिमम। करंट आई को इस सर्किट में मैक्सिमम होने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए। कुछ बच्चों का यहाँ 1 ओम आएगा, कुछ लोगों का 0 ओम आएगा। इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर 2 ही में अटकेगा, एक है 0, एक है 1 ओम। कुछ बच्चे कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए, तो इसका इंटरनल, इसको 1 और R का जो जोड़ होना चाहिए इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 1 और R पैरेलल में है, मल्टीप्लाई अपॉन सम इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 0.5 है। इसको जब हल करते हैं तो R+1 यानी 0.5 R + 0.5 बराबर R। 0.5 R में से घटेगा तो 0.5 R इक्वल टू 0.5। यहाँ से R की वैल्यू 1 ओम आ जाती है। यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अकॉर्डिंग लगाया गया है, लेकिन कि जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या हो, इक्वल हो, तब
मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम करंट की बात की जा रही है और सर्किट में मैक्सिमम करंट की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर और यहाँ सिंगल सेल दी गई है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस तब बराबर किए जाते हैं जब वहाँ कई सेल लगी होती हैं। यहाँ पर जो सही आंसर हमारे हिसाब से है वो ये है कि यहाँ पर अगर हम R को क्या कर दें, मिनिमम कर दें, तो R को मिनिमम कर देंगे तो R की मिनिमम वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0। और जब R की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 तो ये पूरा करंट जो होगी वो नीचे से चली जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये। और ये 1 ओम तक काम नहीं करेगा, केवल सर्किट का जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और उस समय I = 2/0.5 हो जाएगी। तो I मैक्स बराबर हो जाएगा 2 V/0.5, यानी कि 40 एम्पियर की करंट तब फ्लो करेगी कब, जब R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R 0 हो जाएगा तो 1 ओम विल बी इनइफेक्टिव। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर जो है हमारा वो है 0। तो R की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये हमारा बेस्ट आंसर है। और 1 ओम अगर आता है तो ये मैक्सिमम पावर की थ्योरम से किया जाएगा। लेकिन आप 0 मानकर अगर आप किए हैं तो आप इसी को रिजिड रहिए। अगर कोई और ऑप्शन आता है तो उसको चैलेंज करिए। कोई अगर इसके आंसर को कहीं पाता है तो हमें कमेंट में ज़रूर भेजें। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पीछे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ आपकी बार इस तरह से किया गया है ना कि बीच बीच में क्वेश्चन और वो अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 60 हम देखते हैं। ए लाइट वेव ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v, frequency nu and wavelength lambda in a medium, it then enters a denser medium, what happen? डेंसर मीडियम में जाएगा तो हमेशा वेलोसिटी घटती है, फ्रीक्वेंसी तो कभी बदलती ही नहीं है, तो न्यू अनचेंज रहेगा, लैम्डा डिक्रीज, तो v डिक्रीज करेगा, लैम्डा डिक्रीज करेगा, न्यू अनचेंज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 भी हम देख लेते हैं। 2 फोर्सेज वेक्टर एफ एंड माइनस वेक्टर 3f acts at a perpendicular distance d from each other। ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक f लग रहा है, एक f लग रहा है और एक क्या लग रहा है, 3f -3f। ठीक है ना। तो -3f का मतलब इसके अपोजिट है और ये इनके बीच की दूरी जो है वो d है। ठीक है ना। तो नेट लीनियर फोर्स -2f, बहुत सही है। नेट लीनियर फोर्स -2f होगा, सही है, क्योंकि -3f और f जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, -2f हो जाएगा। ठीक है ना। और नेट कपल ऑफ मोमेंट 2fd ओनली, नहीं ये नहीं होगा। कपल में होता है इक्वल अपोजिट फोर्सेज होते हैं। तो ए नेट लीनियर फोर्स -2f एंड नेट कपल ऑफ मोमेंट f × d, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि -3f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो -3f इंटू परपेंडिकुलर, एक मिनट हो सकता है ये हो जाए -3f इंटू d/2 और प्लस f इंटू d/2, तो ये हो जाएगा -f इंटू d/2 -3 है ना। तो 3f/2 में से f/2 घटेगा, तो 2f इंटू d/2, f इंटू d/2। तो हाँ सही आ रहा है, बहुत सही आ गया है। ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेट लीनियर फोर्स जो होगा -2f होगा एंड नेट कपल ऑफ मोमेंट हो जाएगा f इंटू डी, है ना। तो नेट कपल के लिए हम लोग ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्म कर लिया है, हल्के में नहीं लेना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ठीक है ना। चलते हैं। कह रहा है फिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन है। कौन सा नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है? तो कैडमियम जो होता है वो नहीं लिया जाता, ये मॉडरेटर होता है।
थोरियम, हीलियम, ड्यूटेरियम, ये सब हल्के न्यूक्लियस हैं, फ्यूजन में यूज होते हैं। थोरियम को यहाँ लिया जाता है। थोरियम और यूरेनियम ये सब क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के एज यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत आसान है, ठीक है ना। R=V²/I लगाया जाएगा और यहाँ पर 22 में आंसर आएगा। बहुत सामान्य प्रश्न पूछ लिया गया है, तो हल्के प्रश्न के साथ साथ कठिन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो होता है वो dQ=dW+du होता है, और एक रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान नहीं होता है। dQ को कर देंगे 0 और तब dW बराबर हो जाएगा -du या du=-dW। 64 का ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए मेटालिक वायर, इफ़ द वायर इज हीटेड विच क्वांटिटी चेंज। तो इसमें ड्रिफ्ट स्पीड भी चेंज होती है जब टेम्परेचर आप बदलोगे, रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी और रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज। तो स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाती है वो n से डिवाइड करने पर आ जाएगी। तो यहाँ पर V मीडियम इक्वल टू होता है C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो बहुत लोग सोचते हैं डी ऑप्शन करेक्ट कभी होता ही नहीं है, तो हो रहा है यहाँ पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, तो सब लोग जानते हैं, मोजले दिए थे। थोड़ा केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है, चाहे जैसे देख लीजिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 को हमने यहाँ हल कर दिया है। ऑप्शन इसमें 30 आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 70 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 को आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 ये बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, है ना। व्हाट इज काज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन का जो कारण है वो क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन जब कराया जाता है तो अपने आप नहीं होता है। न्यूक्लियर फिजन के लिए हम लोग न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं या किसी एक्सटर्नल पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जाती है, तो वो अपने आप तो होता नहीं है। न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है, अपने आप होगा तो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो फिलहाल इसमें जो सबसे जो एप्रोप्रिएट हमारा है वो डी है, लेकिन वहाँ कूलाम्ब फोर्स जो होता है वो क्या कहते हैं उसके को न्यूक्लियर फोर्स को क्या कहते हैं वो हटा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। तो यहाँ 72 का फ़िलहाल बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन दूर दूर तक ठीक नहीं है। तो लेकिन बहुत अच्छा आंसर वो भी नहीं है, लेकिन माना जाएगा बी ही 72 में। 73 देखते हैं। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ SHM इज। बहुत अच्छा प्रश्न बना दिया है, बहुत ख़तरनाक। ये सामान्य लोगों बस की बात नहीं है। यहाँ हमने हल कर दिया है और हल करने पे यहाँ पे β² आया है। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको पूरा देखेंगे। इसको पूरा देखेंगे इस तरह से, और हमने पूरा लगाया हुआ है। और इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीन को रोककर आप लोग देखते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ वो कर दिए हैं और एक दो क्वेश्चन हमसे अभी थोड़ा से छूट गया है। तो एक दो क्वेश्चन हम इसको में अभी नहीं देख पाए हैं, तो उसको हम बाद में कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर छूटे हुए हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम बीच बीच में दे दिए गए हैं, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, इसको अभी हल नहीं किया हमने, तो इसको अभी हम लास्ट में कर देते हैं। तो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं।
क्वेश्चन और देखते हैं। तो कह रहा है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट है W बराबर JQ होता है, JQ, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा W/Q। कह रहा है हीट हैज़ सेम डायमेंशन एज वर्क, हैज़ सेम डायमेंशन एज हीट, हैं हैज़ सेम डायमेंशन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, डायमेंशनलेस। तो W और Q, W वर्क है, Q हीट है, तो यह डायमेंशनलेस होगा। ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, अभी हम सबको देख लेते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो आप लोग बोलेंगे एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन पर यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है ना। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब यहाँ देखिए, इधर कह रहा है विच ऑफ द विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, तो R इक्वल टू IG/I-IG/G लगाएंगे, यहाँ 1.25 ओम आएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा आपका। यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मॉलिकुलर कोलिजन इज, तो मॉलिकुलर का कोलिजन अगर होता है तो कोलिजन की टक्कर से, कोलिजन से आपका जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन मेथड से होगा। 94 में आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे पूछा गया है द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद ए फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन। तो अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है तो उसकी जो मैटर वेव है, हो सकता है ये केमिस्ट्री का भी पार्ट हो, लेकिन यहाँ पर डी ब्रागली वेवलेंथ जो होती है लैम्डा बराबर होते हैं H/mv, H इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू होता है H/m/v, तो लैम्डा डी। तो यहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है, मास है, वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम भी होता है, तो मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे और मोमेंटम पे, यानी कि 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ए ब्लॉक इज लाइंग स्टेशनरी ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड एंगल थीटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, ये एंगल थीटा है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पर म्यू है। ठीक है ना। इफ़ थीटा इज स्लोली इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स विल बी, तो अगर ये थीटा को बढ़ाया जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स, अब यहाँ पर दो केसेज हैं कि यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि यह लिमिटिंग केस में रखा है कि नॉन लिमिटिंग। अगर ये लिमिटिंग केस होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होगा ये, तब थीटा बढ़ाने पर ये सरकने लगेगी और उस समय क्या कहते हैं, ये होगा फ्रिक्शन होगा वो डिक्रीज करेगा। हमारे हिसाब से यहाँ पर डिक्रीज सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो AC वोल्टेज 100 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज अप्लाइड टू एंड्स ऑफ चोक कॉइल L इक्वल टू 200, तो IRMS निकाल लेंगे, VRMS/XL, VRMS दिया है 100, XL को ω/L रखेंगे, ω/L को 2πf रखेंगे, 100/2π, 50 × 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2π आएगा। ठीक है ना, और ये एम्पियर आएगा, एम्पियर। ठीक, तो बहुत अच्छा प्रश्न, पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला पूछा गया है इसमें 102 में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स फोर्स, वर्क, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मोमेंटम। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को चार्ज, पूरे चार्ज को, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में सेल सहित फ्लो कराने में जितना वर्क डन किया जाता है वही EMF होता है, ये होता है। ठीक, 104 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 15 दिया गया है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालेंगे तो आपका डेल m इक्वल टू n-1 × a लगाएंगे, क्योंकि ये 15 डिग्री छोटा एंगल है, 5 डिग्री आंसर यहाँ पर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, तो फिजिक्स के केवल क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं, कठिन हो रहे हैं यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन।
प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो तो केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉमन है। तो स्पेसिफिक चार्ज तुम लोग जानते हो कि प्रोटॉन और अल्फ़ा का, यानी कि प्रोटॉन और अल्फ़ा का स्पेसिफिक चार्ज जब पूछा जाएगा तो प्रोटॉन का Qp/mp अपान Q अल्फ़ा/mp, m अल्फ़ा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, m अल्फ़ा अपान Q अल्फ़ा हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है केपलर लॉ इज़, सेकंड लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ, तो एंगुलर मोमेंटम है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 109 फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन है। विच एक्सपेरिमेंट शोज द एटम हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, तो फ्रैंक एंड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने बता दिया कि एटम में विविध ऊर्जा के स्तर होते हैं, यानी कि एटम्स है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन जिनको अगर ये PDF में चाहिए होगा पेपर, वो हमें व्हाट्सएप करेंगे या हमारे YouTube चैनल पर आप बताएंगे तो ये काम हम लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112, 113 ये सब चीज़ें आपकी केमिस्ट्री की हैं। तो क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 114 में, द अर्थ हैज मास m रेडियस r इफ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू एट हाइट r/3 एबव द अर्थ सरफेस। तो ऊपर हमने इसको लगा दिया है, यहाँ पे आंसर आएगा 9/16 g। बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छे से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 117, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग फॉर्मेटेड। आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका सही नहीं होगा तो, है ना। तो यह क्वेश्चन गलत फॉर्मेट हो गया है, फिर से बोल रहे हैं, यह क्वेश्चन गलत फॉर्मेट हो गया है। क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम है अल्फ़ा बीटा माइनस वाई बाई टाइम है इंटू वेलासिटी। तो हम लोग जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कर भी दे रहे हैं, आप लोग इसको चैलेंज ज़रूर कर लीजिएगा, ये होता है mvr। तो वेलासिटी तो यहाँ दे दिया गया, इसका मतलब यह पूरा v इंटू आर है। तो अल्फ़ा बीटा की डायमेंशन v और r की डायमेंशन के बराबर होगी। तो v क्या है, Lt-1 इंटू L। तो अल्फ़ा बीटा की डायमेंशन ये हो जाएगी L2T-1। तो यहाँ लेकिन अल्फ़ा बीटा की डायमेंशन पूछा ही नहीं गया है, यहाँ अल्फ़ा की, बीटा की और गामा की पूछा गया है। तो यहाँ कह रहा है अल्फ़ा और बीटा की ml है, तो अल्फ़ा और बीटा की ml है, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है, अब माइनस गामा इंटू टाइम है, सभी लोग ध्यान दो। तो गामा अपान टाइम, ये गामा है, तो गामा की जो वो हो जाएगी t इंटू वेलासिटी हट गई है, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा की या वेलासिटी हट जाएगा तो ये mr होगा, ये गलती हो गई है, यहाँ mr के बराबर होगा। अल्फ़ा बीटा की डायमेंशन mr होगी, तो m का मतलब होता है मास इंटू लेंथ, यानी ml होगा। अल्फ़ा बीटा की डायमेंशन यहाँ ml हो जाएगी, और गामा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, गामा अपान टाइम, वेलासिटी हटा दो इसमें से, वेलासिटी हटा दो तो mr होगा। तो गामा इक्वल टू टी इंटू m इंटू आर, यानी कि t m l, यानी कि mlt होगा। तो mlt क्या होगा, गामा होगा, और अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो होगा, अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो ml होगा। तो ये यहाँ जस्टिफाई नहीं हो रहा है, अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट का ml होगा, और जबकि इन्होंने क्या दिया है, अल्फ़ा का भी ml, बीटा का भी ml और ये भी mlt। तो ये तब पॉसिबल होगा जब ये इस तरह से होगा। क्या होगा, अगर ये होता अल्फ़ा, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा अपान टाइम, अगर ऐसे होता बाद में प्रोडक्ट हुआ होता, तब ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता, अदरवाइज इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना। एक मिनट रुके रहिए। एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, m और l हो सकता है। सही है, आई एम रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अल्फ़ा बीटा की देखिए डायमेंशन हमने क्या निकाली, ml निकाली, तो इसमें कोई भी m हो सकता है, कोई भी l हो सकता है। तो
एक को यम ले लो, एक को यल ले लो, या इसको यम ले लो, इसको यल ले लो। तो अल्फ़ा बीटा को यम और यल ले लो, सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा से हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें एक यम होगा, दूसरा यल, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो यम यल हुआ। तो एक को अल्फ़ा मान लिया इन्होंने, एक को बीटा मान लिया। तो अल्फ़ा को यम मान लो, बीटा को यल, या बीटा को यल मान लो, अल्फ़ा को यम। तो यम यल और यम यल टी, ठीक है ना। ये रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा से हो जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया है। अल्फ़ा की डायमेंशन यहाँ यम, बीटा की एल, और अल्फ़ा बीटा की एम एल हम बताए ही थे। गामा की आ जाएगी टी इंटू एम आर, यानी कि एम एल टी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा से ओवर कॉन्फिडेंस में हमने इसको गलत कर दिया, लेकिन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन। और कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई चैलेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हु मेड द ऑब्जर्वेशन दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। तो एटम के अंदर बहुत लार्ज स्पेस होता है, कौन बताया था? तो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें जो हमारे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर है वो होगा जो ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो ये ऑलवेज जो नेगेटिव होगा ये हमारा बी नहीं होगा, ये हमारे हिसाब से ये सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 है। पूछा जा रहा है Cp और Cv बड़ा क्यों होता है? तो Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सटर्नल वर्क भी करना पड़ता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 123 न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ आइसोटोन। तो आइसोटोन का मतलब होता है जिसमें ए माइनस जेड बराबर हो, यानी न्यूट्रॉन बराबर हो। तो न्यूट्रॉन को बराबर करने के लिए क्या होगा? आइसोटोन बराबर होता है। तो 23 में से 11 घटाओगे 12 आएगा, 24 में से 12 गया आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बराबर होने पर उनको आइसोटोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सॉलिड स्फीयर कांस्टेंट डेंसिटी का है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर r/2 दूरी पर जो पोटेंशियल होगा Vp और सरफेस पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो निकालना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इसका जो डिटेल हल है वो हम यहाँ नीचे कर दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो वो V इन माइनस gm/2r³ 3r² माइनस r² से यहाँ पे हमने ये निकाल दिया है। V सरफेस माइनस gm/r होता है, जबकि r क्या हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो ये आधी दूरी पर ये हो गया, सरफेस पर ये हो गया। तो इनमें से इसको घटा दिया गया है, जो आया है वो आपके सामने है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है और यह कठिन क्वेश्चन भी है। ग्रेजुएशन लेवल का ये क्वेश्चन है। सामान्य स्थिति में ये हमारे सिलेबस में, इंटरमीडिएट में नहीं रहता। ये क्वेश्चन नंबर 87 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलिप्टिकल बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, हीटेड फ्रॉम 0 to 100 इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा दिया गया है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा V इक्वल टू गामा डेल्टा T इंटू V होता है। तो ये V वॉल्यूम है, डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज है, तो ये 100 हो जाएगा। और गामा 3 अल्फ़ा होता है, तो 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू रख दिया गया है। अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 100 पाई r²h। तो r की जगह 1 का स्क्वायर, h का मतलब हमारा क्या है? 4 है। कैलकुलेट करेंगे 48 इंटू 10⁻⁻2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको फॉर्मेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 78 हम लोग देख रहे हैं। दो आइडेंटिकल स्फीयर A और B हैं जिनके टेम्परेचर 7 और 17 हैं। तो इनकी थर्मल रेडिएशन की एमिसिव पावर का रेशियो पूछा गया है। तो E1/E2 बराबर T1/T2 की पावर 4 होता है। यहाँ ध्यान रखना है कि T1 और T2 को सेल्सियस में न लेकर केल्विन में लिया जाता है। 273 में 7 जोड़ेंगे तो 280 आएगा, 273 में 17 जोड़ेंगे 290 आएगा। 28/29 1 रेशियो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर है।
एक फॉल्टी थर्मामीटर का क्वेश्चन आता है ये। तो फॉल्टी थर्मामीटर की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉल्टी थर्मामीटर की का रीडिंग माइनस लोअर लिमिट अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू C माइनस 0 अपान 100 माइनस 0 करेंगे। यहाँ C की वैल्यू 60 आएगी। तो यहाँ 60 डिग्री जो आपकी है वो एक्चुअल वैल्यू होगी जिसको वो फॉल्टी थर्मामीटर 59 पढ़ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके अलावा तो लगभग सारे क्वेश्चन हमें लग रहा है हो गए हैं। तो अभी कोई भी क्वेश्चन अब बचा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने कर डाला है और अच्छे तरीके से। एक और क्वेश्चन ये 76 वाला क्वेश्चन थोड़ा से डिफरेंट क्वेश्चन था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इफ़ ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एट t इक्वल टू 0 ए कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू टेंजेंशियली, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग आफ्टर t सेकेंड के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे I इक्वल टू m ये एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे एक दूसरी भी ट्रिक काम कर जाएगी। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम mvr माइनस, तो ml2t-1 एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट एक ही होता है। तो ml2t-1 अगर ध्यान दो तो ml2t आ रहा है, ये f इंटू टी आ रहा है, तो ये mlt-1 आ रहा है, ये ft अपान r आ रहा है, ये भी नहीं होगा। frt जब हम करेंगे तो ये ml2t-1 आ जाएगा। यही आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। बाकी दूसरी तरह से भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता था। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है और सारे प्रश्न फिजिक्स के यहाँ पर हो चुके हैं। सभी लोग ध्यान देंगे और कमेंट में जो भी आपको आपत्ति होगी, जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, फिर से आप लोग हमको करके भेजेंगे। शुभकामनाएं, आप लोग सफल हों। धन्यवाद।